Welcome to friends step for special. Today in this video we will discuss DED IDMR paper 8 unit 5.2 डाउन सिंड्रोम कि किस प्रकार से यह बच्चे को प्रभावित करता है और कौन कौन से इसके कारक हैं और इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। आइए जानते हैं। अब जानते हैं इसकी यूनिट 5.2 के बारे में, डाउन सिंड्रोम। आइए इसके बारे में जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है और किस प्रकार से यह बालक को प्रभावित करता है। इसकी चर्चा सर्वप्रथम मंगोलिज्म के रूप में 1966 में मिलती है। इसकी चर्चा सर्वप्रथम डाउन ने किया था। जो इसका आविष्कार है, जो इसकी खोज करने वाले हैं, उनका नाम दिया गया डाउन और इनका जो ईयर दिया गया है, इसका दिया गया है 1966 में। आनुवांशिक कारकों द्वारा निर्धारित मानसिक मंदता के विभिन्न प्रकारों में यह सबसे प्रमुख एवं सामान्य है। मानसिक मंदता से ग्रसित व्यक्तियों में इसकी व्यापकता दर 5.6% है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो इसकी आनुवांशिकता है, जो इसके रीजन है, यह मानसिक मंदता के रूप में कई प्रकार से सामने आते हैं और मानसिक मंदता से ग्रसित व्यक्तियों का जो रेशो दिया गया है 5.6% है। आइए इसमें आगे जानते हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि इस विकृति का मुख्य कारण ट्रिसोमी कंडीशन है, जो गुणसूत्र में 21वें युग्म में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बताया है कि जो इसका रीजन है वह ट्रिसोमी की जो कंडीशन है उसकी वजह से होता है और यह कंडीशन जो किसी भी व्यक्ति के फिजिकली स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुणसूत्र में होती है और उसका जो 21वां युग्म होता है उसकी वजह से जो कमी है देखने को मिलती है। इसमें बताया गया है कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता तथा कोशिका में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। अब यहाँ पर बताया कि जो गुणसूत्र है वह जब डेवलप होता है तो उसके जो पार्टीशन होते हैं वो होते हैं, लेकिन वो पार्टीशन न होने की वजह से उनकी जो संख्या है वह बढ़ जाती है। अतः यह गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय 47 होती है। यह विकृति मुख्य रूप से अधिक उम्र में गर्भधारण, औषधीय तथा विकिरणों के प्रभाव, रासायनिक तत्वों का सेवन, विषाणुओं के संक्रमण इत्यादि कारणों से उत्पन्न होती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की गुणसूत्रीय विकृतियां डाउन सिंड्रोम को उत्पन्न करती हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो इसका रीजन होता है, यह माँ का अधिक उम्र में जो बेबी कंसीव करने की वजह से हो सकता है। इसके अंदर जो औषधियाँ जो ट्रीटमेंट है वो हो सकते हैं, या फिर जो अल्ट्रासाउंड रेज वगैरह होती हैं जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इसमें बताया गया कि जो इसके रासायनिक सेवन होते हैं, कोई भी मेडिसिन अगर वो ले लेते हैं या फिर संक्रमण हो जाता है जिसकी वजह से माँ को इस प्रकार की जो समस्या हो सकती है। मुख्य रूप से जो डाउन सिंड्रोम है इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। आइए उनके बारे में आगे जानते हैं। ट्रिसोमी 21 कि इसके द्वारा क्या क्या जो समस्याएं होती हैं, आइए उसके बारे में कुछ जानकारी है जानते हैं। इसमें मियोसिस कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता तथा प्रत्येक कोशिका में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात गुणसूत्र की जो संख्या होती है 47 हो जाती है। यह अवस्था मुख्य रूप से माता के गर्भधारण की अवस्था से जुड़ी होती है। अब इसमें जो बताया गया है, यह जो सिचुएशन होती है माता से रिलेटेड होती है और इसमें जो गुणसूत्र होते हैं यह 47% जो उनकी जो संख्या होती है 47 हो जाती है। इस प्रकार की जो समस्या होती है उसको ट्राइसोम 21 के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं इसका जो सेकंड पॉइंट दिया गया है उसमें ट्रांसलोकेशन टाइप। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस विकृति की उत्पत्ति 2 अलग अलग गुणसूत्रों के युग्म से होती है। यह युग्म मुख्यतः 13.15 गुणसूत्र एवं 21वें गुणसूत्र के बीच होता है। यह एक आनुवांशिक स्थिति होती है। इसका संबंध माता के गर्भधारण की अवस्था से संबंधित नहीं होता है। अब यहाँ पर जो इसका सेकंड ऑप्शन दिया गया है इसमें बताया गया कि यह आनुवांशिकता स्थिति होती है। अगर किसी के पूर्वजों में इस प्रकार की समस्या है तो उनके बच्चों में भी आ सकती है, लेकिन इसके लिए जो माता का जो गर्भधारण होता है उसकी अवस्था से इसका कोई संबंध नहीं होता है।
आइए इसका जानते हैं थर्ड पॉइंट, मोजेसिज्म जो इसका पॉइंट दिया गया है, आइए इसके बारे में जानते हैं। यह एक ऐसी गुणसूत्रीय विकृति है जिसमें कोशिका का विभाजन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है तथा व्यक्ति के अंदर दो तरह की कोशिकाओं का निर्माण होता है। कुछ कोशिकाओं में 47 गुणसूत्र होते हैं तथा कुछ में 46 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों में सामान्यतः ट्राइसोम कोशिका का मोज़ेक दिखाई देता है। अब यहाँ पर होता है जो फर्स्ट और सेकंड जो हमने पढ़ा था, ट्राइसोम कोशिका और मोज़ेक का मिला जुला रूप होता है इस प्रकार की समस्या में। आइए अब इसके जानते हैं सिम्टम, जो लक्षण होते हैं कि किस प्रकार से यह डाउन सिंड्रोम बच्चे को प्रभावित करते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। इसमें हृदय संबंधी विकृति, पेशीय टोन में कमी, श्वसन संबंधी विकृति, लैंगिक अपरिपक्वता इत्यादि के लक्षण देखने को मिलते हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि वर्तमान समय में इन बच्चों का जीवन काल बढ़ता जा रहा है। पैटरसन के अनुसार इनका जीवन काल 1 से बढ़कर 30 वर्ष तक पहुंच गया है। ऐसे व्यक्तियों में मुख्य रूप से मध्य स्तर की मानसिक मंदता देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो इस प्रकार से प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनके साथ जो हृदय संबंधी समस्या होती है वो भी होती है और जो सांस लेने की जो समस्या होती है वो भी, और इसके अंदर जो मसल स्टिफनेस होती है वो भी कुछ हद तक देखने को मिलती है। और इनके अंदर जो जेंडर डेवलपमेंट का जो रेशियो होता है वह भी इफेक्टेड होता है। और अध्ययनों में पाया गया है कि जो इनका लाइफ स्ट्रक्चर है वह भी स्प्रेड हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। उनका जो एक पैटरसन साइंटिस्ट हुए हैं 1987 में, इन्होंने एक रिसर्च किया था जिसमें इन्होंने पाया है कि इनका जो जीवन काल होता है 1 से बढ़कर 30 वर्ष तक पहुंच गया है। और ऐसे जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनमें मानसिक मंदता की जो समस्या होती है मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इनका जो कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उनके बारे में दिया गया, आइए उसके बारे में जानते हैं। छोटा कद, चिपटा एवं चौड़ा चेहरा, छोटे कान एवं नाक, चौड़े हाथ एवं छोटी घुमावदार उंगलियां, हथेली पर एक लंबी एवं गहरी लकीर, हाइपोटेनिया अति लचीलापन, अनुपयुक्त लैंगिक विकास, छोटा सिर, घुमावदार व लंबी जीभ इत्यादि प्रमुख शारीरिक विशेषताएं होती हैं। अब यहाँ पर जो बताया गया है यह उसके शरीर के बारे में बताया गया है कि जो इस व्यक्ति का जो शरीर होता है सामान्य से किस प्रकार से अलग होता है और किस प्रकार से यह दिखता है। जो इसकी हाइट होती है वो कम होती है, जो चेहरा और चिपटा और जो चौड़ा होता है, जो इसके कान का जो साइज़ होता है वह भी छोटा होता है, हाथों की जो उंगलियां होती हैं मोटी और घुमावदार होती हैं, और हथेली में जो रेखाएं जो लाइन्स हम देखते हैं वह बहुत ही गहरी और लंबी होती हैं इसमें। और इसका जो डेवलपमेंट होता है वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, और शरीर का साइज़ छोटा होता है, जीभ की जो मूवमेंट होती है वह भी अपेक्षाकृत कम होती है, प्रभावित होती है। इसमें आगे दिया गया है, इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी कुछ विकृतियां भी पाई जाती हैं, जैसे ल्यूकेमिया, कान एवं नेत्र संबंधी संक्रमण, मोटापा, त्वचा संबंधी विकृति, समझ संबंधी विकृति इत्यादि। अब यहाँ पर जो इनकी अदर समस्या होती है उनके बारे में बताया गया है कि इस प्रकार की जो समस्या होती है बच्चे के साथ देखने को मिलती है, जिनमें से जो नेत्र संबंधी विकृति होती है, मोटापा होता है, स्किन इश्यूज़ होते हैं उसके, और जो मेमोराइज करने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। ये जो समस्या होती है मुख्य रूप से किसी भी बालक में जो डाउन सिंड्रोम से प्रभावित होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं। अब आगे इसका दिया गया है ट्रीटमेंट, आइए अब इसका जानते हैं उपचार ट्रीटमेंट। इसके उपचार में अति शीघ्र हस्तक्षेपण के साथ साथ वर्तमान समय में प्लास्टिक सर्जरी का बहुत उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आनुवंशिक परामर्श, भौतिक एवं रासायनिक शिक्षा, उपचार, शारीरिक अभ्यास तथा जैविक चिकित्सा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि इनके ट्रीटमेंट के लिए जो प्लास्टिक सर्जरी है उसका भी प्रयोग किया जाता है, ताकि इनकी जो फेस स्ट्रक्चर है, जो चेहरे की बनावट है, उसके अंदर भी अनुकूलन करके उसको एक अच्छा लुक और अट्रैक्टिव बनाया जा सके। और इनके लिए अनेक प्रकार के जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो प्रदान किए जाते हैं। इनके फिजिकल और जो
भौतिक स्ट्रक्चर होता है उसके लिए शिक्षा और शारीरिक अभ्यास के लिए अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं, जिसके द्वारा इनका प्रबंधन किया जा सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है।